नमस्कार। अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने सब पढ़ लिया, पर क्या हमको सही में कुछ याद है, कुछ समझ में आया है? तो एक बार हम कुछ पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था रिफ्रैक्शन। और गाइस, रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि लाइट अपनी दिशा, डायरेक्शन चेंज कर देता है। क्यों चेंज कर देता है? लाइट इसलिए अपना डायरेक्शन चेंज करता है क्योंकि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करता है। जैसे अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा तो कहीं ना कहीं से दूसरा मीडियम स्टार्ट होगा ना। तो ये एक मीडियम में मान लेता हूँ और यहाँ से नीचे दूसरा मीडियम स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। अब मान लीजिए कि ये लाइट हमें ऐसी आ रही है। ठीक है, तो हमें पता है भाई, जहां पर भी ये टकराएगा, जिसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, वहां पर हम क्या बनाएंगे? नॉर्मल। ये जो नॉर्मल है ये हम हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही बनाएंगे। ये नॉर्मल मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, पर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये यहाँ पे इंसिडेंस हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही है, तो ये कॉमन सेंस। अब नॉर्मल बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि तभी हमें इंसिडेंट एंगल मिलेगा, क्योंकि ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है ये इंसिडेंट एंगल हो गया। अब अगर रिफ्लेक्शन होता तो ये ऐसा चले जाता, क्योंकि जो मीडियम, अब मान लीजिए ये रिफ्लेक्शन है तो ये ऐसा चले जाएगा और यहां पर ये वाला एंगल आर हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट कौन से मीडियम से आ रही थी? मीडियम 1 से, और वापस कहाँ गई? मीडियम 1 में। तो रिफ्लेक्शन के दौरान मीडियम चेंज नहीं होता। लाइट जिस मीडियम से आ रहा है, लाइट उसी मीडियम में दोबारा बाउंस बैक हो जाता है। ठीक है, बट हम क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन। लिखा हुआ नहीं है पर आपको पता है। तो रिफ्रैक्शन में गाइस ये होता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। ठीक है, तो अब यहां से अगर आपको आगे का डायग्राम बनाना है तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि अगर यहां पर कुछ नहीं होता तो ये रे सीधी चली जाती विदाउट एनी डेविएशन। डेविएशन मतलब बेंडिंग इफेक्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये यहां से या तो ऐसी पलट जाएगी या फिर ऐसी पलट जाएगी। अब वो डिपेंड करता है कि इस मीडियम के रिस्पेक्ट में ये डेंसर है कि रेयर है। ठीक है, उस हिसाब से ये होता है। तो हमें समझना यह है कि क्या होता है, क्या होता है कि लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। ऐसा कर देता है या ऐसा कर देता है या जैसा भी कर देता है, पर डायरेक्शन को चेंज करता है। और यही नहीं होता है, इसके साथ में जो लाइट का स्पीड है वो भी चेंज हो जाता है। लाइट का स्पीड को हम वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो पहली पॉइंट टू नोट क्या है कि लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड velocity when it travels from medium 1 to medium 2। अब आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, आप ऐसे लिखेंगे। अब वो M1 से M2 हो सकता है। मैंने अगर बोला कि ये ग्लास है और ये वाटर है तो आप क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम ग्लास टू वाटर। अगर ये सिल्वर है और ये एयर है तो आप क्या बोलोगे? सिल्वर टू एयर। बट डायरेक्शन तो चेंज होगा लाइट का और वेलोसिटी चेंज होगी। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा कि दो केसेस बनते हैं भाई। एक तो रेयरर से डेंसर में जाएगा तो कैसा बेंड होगा? वेलोसिटी बढ़ेगा कि कम होगा? या फिर डेंसर से रेयरर में क्या होगा? ये दो केस हमको चेक करना है। तो केस 1, आपको ये सब चीजें याद रखनी है बहुत अच्छे से। ये कंसेप्ट अगर आपको याद हो गए, याद नहीं करना है, मतलब ये कंसेप्ट आपको समझना है कि जैसे
हम देखते हैं कि चम्मच टेढ़ी हो गई पानी के अंदर, तो होता क्या है, हम जो चम्मच को हम क्यों देख पा रहे हैं, पहली बात क्योंकि चम्मच से लाइट हमारी आंखों में जा रही है, इसलिए मेरे को चम्मच दिख रही है। ठीक है, अब एक चम्मच मेरे सामने रखी हुई है, चम्मच कहाँ है यार, एक मिनट, चम्मच नहीं है मेरे पास, स्केल है, तो ये स्केल अभी मेरे को दिख रही है, तो अभी स्केल से लाइट निकली और मीडियम कौन सा है, एयर, और मेरे आंखों में आया, तो आखिरी तक मीडियम क्या था, एयर। क्या मीडियम चेंज हुआ, नहीं, पर अब मैंने इसे पानी के अंदर डाल दिया। अब इमेजिन करो कि ये पानी के अंदर है, ठीक है, एक बाउल है, बाउल के अंदर ही पानी के अंदर रखा हुआ है, तो जो जो नीचे का पार्ट है वहां से लाइट पहले बाहर निकलेगी, अब वो कहाँ पर है, वाटर में, फिर वाटर से बाहर आएगी तो मीडियम चेंज हो जाएगा एयर, और फिर मेरी आंखों में आएगी, तो वाटर से आई और फिर कहाँ आ गई, एयर में, तो वाटर से एयर में आई, तो लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करी। अब आप बताइए, वाटर और एयर में, वाटर क्या है और एयर क्या है, तो वाटर हुआ डेंसर मीडियम और एयर हो गया रेयरर मीडियम, तो यहाँ पे वो लाइट बेंड हो जाती है और वो बेंड हुई हुई लाइट हमको मिलती है। ठीक है, अब मेरे को रे जैसी आती हुई नजर आएगी, मेरे को चम्मच उधर दिखेगी और वो बेंड हो जाती है ना रे, वहां पे इंटरफेस पे जहां से वो वाटर से एयर में आ रही है, वहां पे वो बेंड हो गई और वैसी रे मेरी आंखों में जा रही है। ठीक है, इसीलिए मुझे वो चम्मच टेढ़ी नजर आती है। देखिए कितना कितना लॉजिकल है, कितना फिजिकल है, हम डेली चेक करते हैं इसे। स्विमिंग पूल के अंदर फ्लोरिंग्स है, वो फ्लोरिंग्स के ऊपर पानी है और उसके ऊपर आप खड़े हो, याद करो मैंने आपको 2 से 3 बार खड़े किया है ना इसके पहले एग्जाम्पल में। तो अब आपकी आंखों में जो फर्श से लाइट आ रही है, वो लाइट पहले वाटर से होती हुई आई, फिर पानी से बाहर निकल के एयर से होते हुए आपकी आंखों में आई। अब जब वो वाटर से एयर में घुसी तब क्या हुआ, उसने अपना डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज कर दिया, क्योंकि वो वाटर मीडियम से एयर मीडियम में ट्रेवल कर रही थी। ओके, सो यू हैव टू रिलेट द वर्ड। अब क्या हुआ, एयर में मेरे को जैसी टेढ़ी हुई, वो टेढ़ी होने के बाद मेरे आंखों में गई कौन, वो रे, इसलिए मुझे उसमें चेंज दिखा। मुझे रियलिटी में जो फ्लोर जहां पर है वहां नहीं दिखा, और जो भी चेंजेस हुए वो इस वजह से हुए। ठीक है, पर एक्चुअल में वैसा है क्या, है ना, ये एक प्रकार का इल्यूजन है, एक प्रकार का धोखा है कि वहां पर नहीं है पर हमें दिख रहा है, फिर हम स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं, फिर हमको बचाओ बचाओ, पर हमने इमेजिन नहीं किया था कि इतना गहरा होगा भाई, वो तो ऊपर दिख रहा था। अच्छा, सो दिस इज व्हाट हैपेंस एंड दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक एंड दिस इज हाउ यू नीड टू विजुअलाइज। ओके, अब मैं आपको और एक गहरा एग्जाम्पल बताता हूं। आप जो स्टार्स देख रहे हैं, ठीक है, स्टार्स से लाइट निकल रही है, कितने कितने दूर है ना, हाँ, कुछ कुछ स्टार्स तो 1 2 मतलब कई लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे है अर्थ से, है ना। टेलीस्कोप से हम लोग जो सेलेस्टियल बॉडीज को देखते हैं, तो वो सेलेस्टियल बॉडीज को, अब जैसे मैं सुबह उठ के क्या देख रहा हूँ, मार्स देख रहा हूँ, निकलता है कभी कभी, तो या फिर मैं चांद को देख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं मून को देख रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है वो मून का एक्चुअल पोजिशन है, नहीं, क्योंकि मून से जो लाइट निकल रही है वो इतने दूर से यहाँ तक आ रही है, और इस बीच में एयर की डेंसिटी भी चेंज हो रही है। ठीक है, एयर की डेंसिटी जैसे जैसे हम नीचे आते हैं बढ़ती जाती है। ठीक है, और एयर की डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब ऊपर वाला मीडियम और नीचे वाला मीडियम में ज्यादा डेंसिटी किसकी, नीचे वाले मीडियम की, तो नीचे वाला मीडियम डेंसर और ऊपर वाला मीडियम रेयर। तो मुझे बताइए, अब जब वो मून से या स्टार से या सन से, या आप ऊपर मुंह उठाइए और आपको जो भी चीजें विजिबल है वो सब
से जो लाइट आ रही है वो पहले रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रही है, फिर और डेंसर में जा रही है, और नीचे नीचे आते तक बहुत डेंसर मीडियम हो जाता है, एयर डेंस होती जाती है। तो क्या यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा? जी हाँ। और यहाँ पे भी लाइट वो ऊपर से यहाँ तक बेंड होते 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 आती है। तो आपको क्या लगता है जो हम मून को देखते हैं वो उसका एक्चुअल पोजीशन नहीं है, वो इल्यूजन है, वो हमें लग रहा है। जैसे चम्मच टेढ़ी लगती है, स्विमिंग पूल के अंदर का फ्लोरिंग्स ऊपर लगता है, उसी प्रकार मून का पोजीशन भी वही लगता है नहीं। ये बात आप समझ लें, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग गाइस, एंड दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना। ओके, तो अब आप एक बात सोचिए कि अगर मेरे पास में रॉकेट है और मेरे को यहाँ से मून पे जाने का है, आई वॉन्ट टू लैंड ऑन मून, और आई कैन सी कि भाई मून इधर है, तो आप रॉकेट को उसके डायरेक्शन में तो लेके नहीं जाओगे, क्योंकि आपको अब पता चला है कि वो उसका एक्चुअल पोजीशन नहीं है, नहीं तो निकल गए रहते सीधा। सो दैट इज हाउ साइंस वर्क्स। ओके गाइस, तो अब शायद आपको समझ में आएगा कि अब हम लेंस को क्यों यूज करते हैं। लेंस को मिरर का पार्ट हो गया है, ठीक है। तो केस 1 क्या है, ये एक नोट करने वाली चीज है। दूसरी चीज केस 1 कि ये हमारा मीडियम का बाउंड्री है, ये मीडियम 1 है और ये रेयर मीडियम है, और ये मीडियम 2 है और ये डेंसर मीडियम है, और लाइट ऐसी यहाँ पर इंसिडेंट हुई, द रे इंसिडेंट्स एट पॉइंट B, and that is why the point B is the point of incidence. Remember, now what do we do at the point of incidence? We draw a normal. So this is the normal, and now the angle between the normal and the incident ray is known as incident angle. Okay, now this is supposed to go like this. Okay, if there was no another medium, the light will travel undeviated without any deviation. But as the medium has been changed from rarer medium to denser medium, the incident ray will bend towards the normal after refraction. This is how you need to understand and you need to comprehend. Now towards the normal, so you have to remember this, like when rarer to denser, light ray bends towards the normal. अब आप मुझे एक बात बताइए, एक छोटा सा कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट है आपकी समझ के लिए, है ना, ऐसा कंसेप्ट है ताकि आप चीजों को याद रख पाओ, ठीक है। अब देखिए, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। डेंसर मीडियम में नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा रहेंगे या रेयरर मीडियम में, तो हमें नाम से समझ में आ रहा है भाई ये डेंसर है क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा डेंस है, दैट इज वाई डेंसर। मतलब यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे उतने ही वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ज्यादा भीड़ कहाँ पर है, नीचे के ऊपर डेंसर में, और भीड़ ज्यादा है तो लाइट को जाने के लिए रास्ता यहाँ आसानी से मिलेगा कि ऊपर आसानी से मिलेगा, यहाँ भीड़ ज्यादा है इसलिए यहाँ पे लाइट को जाने के लिए एक पाथ नहीं मिल पाएगा। आप ऐसा मान के चलिए, ऐसा होता नहीं है बट एक जनरल कंसेप्शन, इसीलिए यहाँ पे लाइट का वेलोसिटी कम हो जाता है, ठीक है। तो आप ये मानिए रेयर टू डेंसर में लाइट का स्पीड जो है वो कम हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में लाइट का वेलोसिटी ज्यादा होगा और ऑप्टिकली
डेंसर मीडियम में लाइट का वेलोसिटी कम होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा कुछ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे आप लोगों से शेयर करने का है, तो हम उसमें काम करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि रेयरर से डेंसर में जब लाइट जाएगा तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। इसका दूसरा केस आप खुद बनाएंगे, उसमें क्या होगा, रे ऐसी ही आएगी और टुवर्ड्स द नॉर्मल की जगह अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। उस केस में लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करेगा। अच्छा, डेंसर से रेयरर में जब लाइट जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा कि कम होगा? अभी देखिए, आप मुझे बताइए, डेंसर में ज्यादा भीड़ कि रेयरर में ज्यादा भीड़, है ना? तो आप कहेंगे डेंसर में क्यों, इसीलिए तो डेंस है। तो रेयरर में जो डेंसिटी है वो कम है, इसलिए लाइट को जाने के लिए रास्ता आराम से मिल जाएगा, पूरा रास्ता खाली है क्योंकि कम लोग हैं। डेंस के जैसे नहीं, इतने सारे भीड़, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो इसका अपोजिट केस हो जाएगा, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, द लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल, आफ्टर रिफ्रैक्शन, एंड एज द लाइट travels from optically denser medium to optically rarer medium, the velocity of light will increase. Okay, this point, 2 point, case 1 का point आप लिखेंगे and case 2 का point आप लिखेंगे, अभी जैसे मैंने डिक्टेट किया। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट्स है, रिविजन नोट्स है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। अब अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा के लिए उसका कंसेप्ट अगर आपको ग्रास्प करना है तो अभी जो मैं कर रहा हूं ये आपको साथ में करना चाहिए। देखिए, हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, तो हम क्या करेंगे और आप समझ लें पहले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है। हमें ये तो पता चल गया कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, एज वेल एज द डायरेक्शन विल आल्सो चेंज। तो कितना चेंज होगा, इतना चेंज होगा, काउंट तो करना पड़ेगा ना, फिजिक्स इज ऑल अबाउट काउंटिंग। भाई ऐसे थोड़ी होता है इतना चेंज हो जाएगा उतना चेंज हो जाएगा। दैट इज वाई दैट कितना चेंज होगा इज गिवन बाय द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज एन इंडेक्स, इट टेल्स अस कि भाई कितना रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, जब लाइट एयर से वाटर में जाएगा तो क्या होगा, जब लाइट एयर से नींबू पानी में जाएगा तो क्या होगा, है ना, या फिर जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगा तो क्या होगा। मतलब एक फॉर्मूला है, एक जनरलाइज्ड थ्योरम है रिफ्रैक्शन बताने का। क्या होगा इसमें आपको पता है। अब ये क्या है, नीचे में एक मीडियम है मीडियम 2, ऊपर में एक मीडियम है मीडियम 1। क्या होगा, लाइट यहां से आ रही है, मैं ये मानता हूं कि मीडियम 1 जो है वो रेयरर है और मीडियम 2 जो है वो डेंसर है। और आपको पता है कि व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, जी हाँ, पहले हम नॉर्मल बनाएंगे, ये सब सीधा जाने वाला था पर सीधा गया नहीं। अब क्योंकि ये रेयरर से डेंसर है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। एरो देना मत भूलिएगा, डायग्राम को चेक कर लीजिए अच्छे से। अब मुझे बताइए, ये एन एन डैश हमारा नॉर्मल हो गया, ये हो गया इंसिडेंट एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल चेक करिए, रिफ्रैक्टेड एंगल का डेफिनेशन होता है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल। नॉर्मल कहाँ है, नॉर्मल ये नॉर्मल है, ठीक है, और रिफ्रैक्टेड रे ये है, इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला, ठीक है। सो इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। अब मुझे बताइए, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो यहाँ की वेलोसिटी को मैं
v1 ले लेता हूँ, और मीडियम 2 में वेलोसिटी चेंज होगी ना, यहाँ की वेलोसिटी को मैं ले लेता हूँ v2। सो गाइस आप लोगों को अब क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालोगे, मीडियम का। कौन से मीडियम का, 1 का कि 2 का। तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकाले जिस मीडियम में लाइट घुस रही है। तो मीडियम 1 में घुस रही है कि 2 में घुस रही है, मीडियम 2 में घुस रही है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे n2। कहां से घुस रही है, 1 से। ठीक है, इसे बहुत सारी बुक में ऐसे भी डिनोट करते हैं, आपके एनसीईआरटी में एन से डिनोट किया हुआ है, आप इससे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है, इट इज जस्ट अ नोमेनक्लेचर। ओके गाइस, सो कौन से मीडियम में घुस रही है उस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब जैसे अगर ये एयर होता और ये डेंसर है, इसलिए मैं इसे मोटर मान लेता हूं, तो हम क्या पढ़ते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दैट्स इट। ओके, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं, क्या है, v2 अपॉन v1 नहीं है, v1 अपॉन v2 है। ठीक है, ये आप याद रखें, v1 अपॉन v2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब v1 मतलब क्या, वेलोसिटी इन मीडियम 1, v2 मतलब क्या, वेलोसिटी इन मीडियम 2। ठीक है, अब होता ये है कि बहुत जगह पर, फिजिक्स में बहुत जगह पर नहीं, ऑलमोस्ट हर जगह पर c का मतलब होता है स्पीड इन वैक्यूम, और स्पीड इन वैक्यूम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड इन एयर। तो अब ये v1 क्या है, क्योंकि v1 हमारा एयर मीडियम है, तो हम एयर मीडियम है इसलिए v1 को c भी लिख सकते हैं, क्योंकि c इज द स्पीड इन वैक्यूम और एयर। बहुत जगह पर v1 अपॉन v2 की जगह पर आपको मिलेगा c अपॉन v, वहां पर वो c ले लेते हैं एयर का स्पीड और v ले लेते हैं नीचे वाले मीडियम का स्पीड। पर आप इसे ही याद रखें, ये हमारा जनरल टर्म। अच्छा, तो फिर v1 अपॉन v2 जहां से आ रही है उसका स्पीड अपॉन जहां घुस रही है उसका स्पीड, कहां से आ रही है, एयर से। तो इस फॉर्मूले में अगर हम लिखेंगे, हम लिखेंगे वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन वाटर, और वेलोसिटी इन एयर को हम c भी लिख सकते हैं, है ना, यहां से एक ही बात है। तो नोमेनक्लेचर पे मत जाए, याद रखिए कि v1 अपॉन v2, ठीक है, जहां से लाइट आ रही है उसका वेलोसिटी अपॉन जहां पे लाइट जा रही है उसका वेलोसिटी। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर अपॉन this is what you have to remember about refractive index. So what is the definition of refractive index? We can define the refractive index of any medium. In this case it is of medium 2, and in this case it is a refractive index of water. But refractive index of any medium is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the velocity of light in that medium. जैसे इसे मैं NWA की जगह पर ऐसे भी लिख सकता हूँ, बाहर वाला मीडियम एयर है ना, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, चलेगा। NW का मतलब ही होता है NWA, मतलब लाइट वाटर में घुस रही है, कहां से, एयर से, ऑटोमेटिकली पता है। जैसे मैंने अगर आपसे कहा कि N ऑफ डी मतलब डायमंड, है ना, तो आप एक काम करें, पहले आपकी बुक में एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 175 पे एक टेबल बना हुआ है,
ठीक है, वहां पे आपको अलग अलग मटेरियल मीडियम के नाम और उनके अगेंस्ट में उनके एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, एक नंबर है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अगर हम ऐसे बताएं तो ये दूसरा मीडियम डायमंड है और पहला मीडियम एयर है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और ये एक ही बात है। ठीक है, जब एक मीडियम, ऐसा जरूरी है क्या कि पहला मीडियम एयर ही होगा? नहीं भाई, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, और दूसरा डायमंड हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पर अगर पहला मीडियम हमेशा एयर है तो हम उसे कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे यहां पर पहला मीडियम कौन है? एक मीडियम एयर है ना, कहां से लाइट घुस रहा है? देखिए फॉर्मूला कैसा है, 1 से 2 लाइट घुस रही है, तो हमने सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब कहां से लाइट घुस रही है? एयर, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 तो है, पर ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है, क्योंकि लाइट कहां से आ रही है? एयर। अगर ये एयर नहीं होता, मान के चलिए अगर ये होता ऑयल, तो फिर मुझे क्या लिखना पड़ता? मुझे यहां लिखना पड़ता कि मैं निकाल रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विच मीडियम। कौन से मीडियम में लाइट घुस रही है? ऑयल से वाटर में। तो मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इन ऑयल अपॉन वेलोसिटी इन वाटर। ये बात तो क्लियर है, पर ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? नहीं। क्यों? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि लाइट हमेशा एयर से आ रही है, और फिर अगर डायमंड में घुस रही है तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर एयर से वाटर में घुस रही है तो क्या होगा? एयर से किसी भी मीडियम में घुस रही है तो उसका वैल्यू है उस टेबल में। जैसे एयर से आइस में घुस रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? 1.3 में। एयर से अगर केरोसिन में घुस रहा है तो 1.44। देखिए आपको टेबल से याद रखना है। एयर से डायमंड में घुस रहा है तो कितना? 2.42। ठीक है, पर अगर आप कहें कि सर डायमंड से एयर में जा रहा है या डायमंड से वाटर में जा रहा है, तो यहाँ पे हमें इसे एब्सोल्यूट नहीं कह सकते। एब्सोल्यूट मतलब कहां से आ रहा है? हमेशा एयर से। फिर जो मीडियम में जा रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हो जाएगा। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट। आप लोगों को अभी जो मैं समझा रहा हूं, बस आप अगर वो समझ ले तो आपको दोनों में जो फर्क है वो इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या बताऊं, कितने अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट ध्यान दीजिए, अब देखिए ये है हमारा सेपरेटर, ये लाइट रे आया, मान लीजिए ये वाला मीडियम एयर है। ठीक है, तो जो भी होगा ये सीधा सीधा जाएगा ये टूवर्ड्स, क्योंकि ये मान लीजिए वाटर में जा रहा है। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो मीडियम में लाइट घुस रही है विथ रिस्पेक्ट टू जो मीडियम से लाइट आ रही है ना, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, सो अगर यहां पर वाटर की जगह पर डायमंड है, वाटर के लिए ये फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विच डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड।
क्लियर है ये चीज तो बहुत आसानी से क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये सब क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ठीक है। अच्छा ये क्या है, अब यहाँ पर मान लीजिए वाटर है और लाइट वाटर से ग्लास में जा रहा है, तो आप मुझे बताइए कि वाटर क्या हुआ, रेयर ये डेंसर ग्लास के रिस्पेक्ट में, देखिए ये लिक्विड है ये सॉलिड है, ये रेयर होगा और ये डेंसर होगा, तो रेयर से डेंसर में क्या होता है, हाँ रेयर से डेंसर में क्या होता है, रेयर से डेंसर में लाइट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस। चलो ये तो क्लियर है। तो मुझे अब यहाँ पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, अब मुझे बताइए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का निकालेंगे, जिस मीडियम में लाइट घुसेगा, किस मीडियम में घुस रहा है, ग्लास में, तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब फॉर्मूला इसका देखिए, यहाँ पे जो बाद में आ रहा है उसका वेलोसिटी ऊपर में और जो पहले आ रहा है उसका वेलोसिटी नीचे में। आपको ये लिख के आना चाहिए। आपने ये कैसे लिखा, कौन से मीडियम में घुस रही है लाइट, ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके अच्छा, अगर ये वाटर से ग्लास की जगह वाटर से डायमंड में गया रहता तो फॉर्मूला क्या बनाया था, फॉर्मूला बनाया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। तो अब मेरी बात सुनो, ये जो है ये रिलेटिव है ना, वाटर किसके रिलेटिव में, ग्लास के, या वाटर डायमंड के, आई मीन वाटर से ग्लास में जाएगा तो कैसा होगा, वाटर से डायमंड में जाएगा तो कैसा होगा, ये रिलेटिव है क्या, जी हाँ ये भी रिलेटिव है, ठीक है। तो जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हम पढ़ते हैं वो सब रिलेटिव है, ठीक है, पर वो सब एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम तभी बोलेंगे जब हमारा पहला मीडियम हमेशा क्या रहेगा, एयर। यहाँ पर एयर है क्या, नहीं, यहाँ कुछ भी रह सकता है, वाटर रह सकता है, ग्लास रह सकता है, ठीक है, फिर क्वार्ट्ज रह सकता है, केरोसिन रह सकता है, टर्पेंटाइन ऑयल रह सकता है यार, पर एयर है तो वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा किसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई उसका जिस मीडियम में लाइट घुस रहा है। अब लाइट वाटर में घुस रहा है क्या, एयर से, तो हम क्या बोलेंगे कि अच्छा ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, वाटर का। क्यों भाई, क्योंकि ये एयर से आ रही है लाइट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका मतलब है कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि लाइट कहाँ घुस रहा है, वाटर में, कहाँ से, एयर से, बताने की जरूरत नहीं है। पर इसे मैं ऐसा कुछ नहीं लिख सकता, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जरूरत नहीं है लिखने की, इससे भी हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, absolute refractive index of diamond. Absolute indicates that the first medium is by default air. But if you have written this like, तो आपको क्या समझ में आएगा, भाई लाइट वाटर से काय में घुसा, डायमंड में, भाई लाइट वाटर से काय में घुसा, ग्लास में। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। तो आप ये बात याद रखेंगे कि जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पढ़ते हैं सब रिलेटिव होते हैं, ये भी रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब दो मीडियम अलग अलग है ना, बस रिलेटिव हो गए। एयर विथ रिस्पेक्ट टू water with respect to air, that is how they are related. Okay, so all the refractive indexes are relative, but
not all are absolute. Okay, I hope you get it. Now next condition about refractive index. मुझे अब अगर आप बताइए, अब एक हाँ जी, अब मुझे बताइए, देखिए लाइट ऐसे नीचे से आ रहा है, ठीक है, हमेशा ऐसा आता है ना। अब मैंने ऐसा बना दिया, क्यों भाई मैं नहीं बना सकता? क्या बना सकता हूँ। तो लाइट ऐसी आ रही है और कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है? मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला क्या लिखूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन से मीडियम में लाइट जा रही है? हाँ, 1 में जा रही है जी 2 से, तो हम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, पहले वो आएगा जहां लाइट घुस रही है, इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। ओके, तो दिस इज वेरी इजी, ये आप निकाल सकते हैं। अब वो कैसे बेंड होगा, अब आप इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? ये सीधा सीधा जाने वाला था, पर या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, ये नॉर्मल से दूर, और या टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा है और डेंसर है या रेयरर है। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द रिवीजन सेक्शन। नाउ व्हाट यू नीड टू नो, एक कंडीशन है, ठीक है। क्या होगा अगर लाइट रे ऐसा पड़ा? What happens if a ray incidents like this? तो कौन से पॉइंट पे टकरा रहा है? ये वाले पॉइंट पे। हम क्या करेंगे? यही पॉइंट पे क्या बना देंगे? नॉर्मल, ठीक है, इसी पॉइंट पे हम नॉर्मल बना देंगे। तो हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। हम देखेंगे कि नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे कोइंसाइड्स। कोइंसाइड्स मतलब आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट, आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ा होगा कि दो लाइन कोइंसाइड करती है, एक के ऊपर एक आ जाती है। वैसे ही अभी कौन कौन एक के ऊपर एक आया है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे क्या हुआ है? कोइंसाइड हुआ है। तो ऐसे केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट ऐसी सीधी की सीधी निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है। तो मुझे बताइए आप कि इंसिडेंट एंगल कितना होगा इस केस में? इंसिडेंट एंगल कौन सा एंगल होता है? यहाँ ध्यान दीजिए, लाइट अगर ऐसी पड़ रही होती थी तो हम यहाँ नॉर्मल बनाते थे, ये वाला एंगल इंसिडेंट एंगल हुआ करता था, पर ये ऐसा हो गया है अभी। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। अब ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या होगा अगर इंसिडेंट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो? नॉर्मली इंसिडेंट हो मतलब ऐसे, नॉर्मली इंसिडेंट हो, नॉर्मल टू द सरफेस, ये हमारी सरफेस है, ये हमारा रिफ्रैक्टिव सरफेस है ना, इससे नॉर्मली आ रहा है, तो अनडेविएटेड पास होगा विदाउट एनी डेविएशन, और इंसिडेंट एंगल हो जाएगा 0। ये एक चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि मान लीजिए ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। अब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अगर निकालूंगा तो क्या निकालूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो मीडियम में लाइट घुस रही है विद रिस्पेक्ट टू जहां से आ रही है, फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ 2, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताइए कि इसी को हम ऐसे में लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर with the help of Snell's law, ठीक है। This is what we have. So guys, incident angle कितना? 0, इंसिडेंट एंगल 0 है ना, तो साइन 0 विल बी 0, तो हम क्या लिख सकते हैं? μ21 इज इक्वल टू 0, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 कितना आया? 0। इसका मतलब क्या है
रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या? लाइट बेंड नहीं हो रही। हाँ जी, लाइट बेंड नहीं हो रही। ओके, दैट इज व्हाट वी गेट टू नो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, सो आप यहाँ देखेंगे कि रिफ्रैक्टेड एंगल आए तो जीरो है, एंगल आर भी जीरो है। ये रिफ्रैक्टेड रे है, जी हाँ, और यही हमारा नॉर्मल है, जी हाँ। कितना एंगल? 0 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गेट टू नो। एक तो ये कंडीशन है। ठीक है, अब गाइस हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। सो टिल देन टेक केयर गाइस, स्टे सेफ।